नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल का यह बयान केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से सहयोग हासिल करने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार से भी मुलाकात किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का भी समय मांगा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। उनकी मनीष जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में जो निर्णय लिया था, जो फैसला ले आया था, तो उसके बाद ये अध्यादेश लेकर आना, क्या बीजेपी ये चाहती है कि केंद्र का जो कंट्रोल हो उसके हाथ में हो? देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, ये देश जो 3 स्तंभों में खड़ा हुआ है जी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका का निर्णय है वो वर्तमान में बने कानूनों की एक्सप्लेनेशन पे है। अगर कोई कानून में एम्बिगुइटी है तो ये न्यायपालिका का जिम्मा है कि वो उसकी क्लैरिटी करे जी। और अगर कोई क्लैरिटी करने के बाद अगर विधायिका यानी संसद और संसद का नेतृत्व अगर चाहे तो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। तो ऐसे में अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो इसमें आपत्ति कैसी? ये विधायिका का अधिकार है, न्यायपालिका का अपना अधिकार है, विधायिका का अपना अधिकार है। अरविंद केजरीवाल का अधिकार है कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरोप तो ये लगा रहे कि जिस तरीके से ये फैसला उनके निर्णय में आया था, उनके हक में आया था, और जिस तरीके से बीजेपी को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का जो वैकेशन होने वाला है और तुरंत ये फैसला लेकर आना, ये अध्यादेश लेकर आना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे ये आरोप लगा रही है। देखिए, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना एक सामान्य बात है। आम आदमी पार्टी अपनी सुविधानुसार आरोप लगाती है, अपनी सुविधानुसार स्टैंड बदल लेती है। भारतीय जनता पार्टी भी यही काम करती है, अपने सुविधानुसार आरोप लगाती है, अपने हिसाब से स्टैंड बदल लेती है। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने अगर कोई मामला कानून तक ले गई तो और उन्होंने कानून नया ले आए तो ये तो अपनी अपनी राजनीतिक चतुराई है, राजनीतिक चालें हैं, चलती रहेंगी। वो कोई ये इस्तेमाल करके जनता को फ्री सामान बांटकर वोट बटोरते हैं, वो दूसरे वादे करके बटोरते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की परेशानी ये है कि जिस मूल सवाल पर वो चुनाव लड़े थे जी, वो था भ्रष्टाचार, और वहां उन्होंने जिस तरीके से मुंह की खाई है जी। अब वो किसी तरीके से केंद्र सरकार को पटखनी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके किसी मामले में उनके फेवर में फैसला किया है और विधायिका ने अगर एक नया कानून है, तो ऐसा देश में पहले भी होता आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय लिया है उसके बाद कानून बदले गए हैं। जवानों के केस में भी ऐसा ही हुआ, SC/ST के मामले में भी ऐसा ही हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट के मामले को विधायिका ने यानी संसद ने अपने कानून बनाने की ताकत का इस्तेमाल करके नए कानून बनाए और स्थिति को बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बहुत लिमिटेड हैं, उनका अधिकार वर्तमान में बने हुए कानून को ही एक्सप्लेन करना है। वह सुप्रीम कोर्ट को नए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अब अगला प्रयास करे, केंद्र में अपनी सरकार बनाए। तो ये तो अपना अपना राजनीतिक स्थिति है, इसमें आम आदमी पार्टी के बौखलाने से
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मजे की बात यह है, आम आदमी पार्टी उस पार्टी से मदद मांग रही है जिस पार्टी के विरोध में लोग खड़े हुए, जिनके बारे में कहते थे इनके नेताओं ने बहुत रिश्वत खाई है, बहुत भ्रष्टाचार, इनके पैसों का इनका हिसाब है इनके पास, लेकिन आज वो चुप है। जहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे हमने बच्चों ही कदम खाते हैं, कांग्रेस की मदद नहीं लेंगे, और उसी कांग्रेस को पंजाब में हराते हैं, दिल्ली में हराते हैं, और वापस उसी कांग्रेस से मदद मांगते हैं। क्या ये राजनीतिक हिपोक्रेसी नहीं है? वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना था कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई एलजी की पावर लिमिटेड है, तो उन्हें एलजी को एक्स्ट्रा पावर देने क्या मतलब था? कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं जी। और दोनों पार्टी जो राजनीतिक खेल खेल रही है, जो तीसरा आएगा वो भी राजनीतिक खेल के लाभ इरादे से आएगा। जी मनीष जी, अगर वही देखा जाए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वो सारी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी और कांग्रेस या उद्धव ठाकरे, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस अध्यादेश को लेकर, और कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस अध्यादेश को संसद में इस बिल को पास ना किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो पाएंगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वह अपने मामले को केंद्र में रख के विपक्षी दलों को जोड़ना चाहते हैं, और ज्यादातर विपक्षी दल उनकी ये चाल समझते हैं। दरअसल हर विपक्षी दल एक क्षेत्रीय दल है कांग्रेस के अलावा जी। ऐसे में जिसका मुद्दा केंद्र में रहेगा वो पार्टी आगे प्रभावशाली हो जाएगी। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है जी। ऐसे में जब अगर आम आदमी पार्टी के प्रयास से विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे, जीत होगी या हार होगी ये बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल को फुटेज मिल जाएगी, उनको लाइमलाइट मिल जाएगी। दूसरे विपक्षी दल ये कभी नहीं चाहते, इसलिए इस मुद्दे पर विपक्ष इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। तो दोनों जानता है उनके मुद्दे पर इकट्ठा हुआ उनकी वाहवाही हो जाएगी। कांग्रेस जानती है कि आम आदमी पार्टी से वो जीत नहीं सकते, इसलिए उसको अवॉइड करना बेहतर है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब उनसे मुलाकातों में कोई ठोस आश्वासन देने वाले नहीं है। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार के साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो आपको बताते चले कि केंद्र ने दिल्ली के लिए जो अध्यादेश जारी किया था उसके खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, और राहुल और खड़गे से मिलने से पहले वो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से भी मिल चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे, और इसके लिए उन्होंने दोनों नेताओं से समय मांगा है। तो वही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। स्वास्थ्य कारणों से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। वह किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। वहीं सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सत्येंद्र जैन बुधवार सुबह करीब 6 बजे सत्येंद्र जैन सीजे 7 के अस्पताल के एमआईजी के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की और जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है। नोएडा के कोतवाली 142 इलाके में स्थित सेक्टर 138 के सोलर प्रिंट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के बंद गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई है।
आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस घटना में किसी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर आग बुझाने में जुटे चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना देर रात 1 बजे के करीब मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर टेंडरों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। टीम के बने इस गोदाम के अंदर गद्दे रखे हुए थे जिनमें आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ग्राउंड फ्लोर के गेट को तोड़कर गोदाम में अंदर घुसे और फिर फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी लगाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं सीएफओ ने बताया कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं इस दौरान मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फायर टेंडर के अधिकारी भी मौजूद रहे। आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। चेन्नई में खेले जा रहे मुंबई और लखनऊ के बीच मैच में सट्टा लगाने वाले 7 सट्टेबाजों को कोतवाली 24 इलाके में स्थित सेक्टर 53 स्थित गिझौड़ गांव से गिरफ्तार किया है। इन सट्टेबाजों के कब्जे से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया। वहीं एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह लोग ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को सट्टा खिला रहे थे। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे और iOS पर उपलब्ध है। इसमें से ये लोग रेट लेते थे और इसके बाद सट्टे की बोली लगवाते थे। इनके पास से पुलिस ने 4.5 लाख नगद भी बरामद किया है। दिनांक 24 मई 2023 को आईपीएल में जब लखनऊ और मुंबई का मैच चल रहा था, उस समय थाना 24 की पुलिस टीम को सूचना मिली कि 7 लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। तुरंत ही थाना 24 की टीम मौके पर पहुंची और पाया कि 7 लोग सट्टेबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इनके पास से 15 मोबाइल, 4 एलईडी और विभिन्न डोंगल, मॉडम और अन्य उपकरण बरामद हुए। इन लोगों के पास से करीब 4,05,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। यह लोग एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिकेट लाइव लाइन और ये ऐप गूगल प्ले और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इससे ये लोग रेट लगाते थे, रेट देखते थे और उसके बाद ये लोग आपस में रेट के हिसाब से आगे ये लोग सट्टेबाजी खेलते थे। इसमें अभी तक हम लोगों को और मोबाइल से डेटा भी मिला है जिसकी भी जांच चल रही है। थाना 24 में सुनंदा धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन लोन के नाम पर नया ठगी का खेल चल रहा है। बताते चले कि रोहित नामक युवक को सस्ते लोन का झांसा दिया गया और उसे सारा डिटेल ले लिया गया। लोन अप्रूव तो हुआ लेकिन वो पैसा उसके खाते में नहीं आया। बता दें कि रोहित को लगभग 70,000 का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की जांच में जुट गई है। तो बताते चले कि नोएडा में ऑनलाइन लोन के नाम पर नया ठगी का खेल चल रहा है, जहां पर रोहित नामक युवक को सस्ते लोन का झांसा दिया गया और उससे सारा डिटेल ले लिया गया। लोन अप्रूव हुआ तो पैसे उसके खाते में नहीं आया। वहीं बताते चले कि रोहित को लगभग 70,000 का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की जांच में जुट गई है। मेरे पेटीएम में 70,796 रुपये आया लोन को पे दिखाया था। उसके बाद कुछ समय बाद फिर कट गया, 3-4 मिनट में कट गया। और आपका दोबारा से मैंने चेक किया तो बैलेंस 3 किस्तों में कटा। पहले 30,000, फिर 40,000, फिर 800। वो अब कट के बाद फिर उसके बाद मैं उस अकाउंट चेक किया तो पैसे कट गए। फोन आया था, एक नंबर फोन आया था, वो बात हुई, उसमें मैं करने के लिए बोला, उसमें क्या कि पैसा आया फिर। ग्रेटर नोएडा स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई है जबकि 28 लोगों को चोट आई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और दोनों वाहनों को हटाकर यातायात खुलवाया गया है।
तो आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई है जबकि 28 लोगों को चोट आई है। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और दोनों वाहनों को हटाकर यातायात खुलवाया गया। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।